नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। भाई, कहानियों का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले को हमें तोड़ना भी नहीं है। तो इस सिलसिले को जारी रखते हुए चलिए सुनते हैं एक नई कहानी। तो भाई, कहानी का शीर्षक तो बताना पड़ेगा ना। तो शीर्षक है सिंहासन हिल उठे और ताज छिनने को है। जी हाँ, ये कहानी है श्रीवास्तव परिवार की, जो रहता है मुंबई में। और ऐसा क्या हुआ, किसका सिंहासन हिला और किसका ताज कौन छीनने वाला है। सचमुच छीनने वाला है या कोई गलतफहमी है। चलिए, तो मैं सुनाती हूँ। सिंहासन हिल उठे और ताज छीनने को है। मुंबई के 3 BHK के फ्लैट में रहने वाले श्रीवास्तव परिवार के सभी लोग बहुत ही खुश थे, क्योंकि परिवार का बड़ा बेटा यानी कि अमन, उसकी शादी तय हो गई थी। अमन के मम्मी और पापा ने उसकी शादी अपनी ही पसंद की लड़की से तय की थी। अमन भी अपनी माँ की पसंद से बहुत खुश था। उसकी माँ सुगढ़ महिला थी, जिन्होंने घर की हर एक चीज़ को अपने हाथों से सजाया था। पूरा घर बहुत ही सुंदर लगता था उनका। जहाँ मंजू जी अपने घर का ध्यान रखती थी, वहीं अपनी सेहत का भी पूरा पूरा ध्यान रखती थी। अमन के पिता चंद्रशेखर जी अपनी खुद की कंपनी चलाते थे, लेकिन उनके दोनों बेटों ने नौकरी करना बेहतर समझा। चंद्रशेखर जी इस बात से बेहद खुश थे कि उनके बेटों ने अपने पसंद के काम को चुना है। अमन सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था और उसका छोटा भाई आर्यन सीए था। अमन की शादी रिया नाम की एक बहुत ही प्यारी सी लड़की से तय हुई। रिया अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। 3 साल से वह भी काम कर रही थी। अमन और रिया की शादी में अभी 3 महीने बाकी थे। रिया भोपाल में रहती थी, इसलिए अमन और रिया आपस में ज़्यादा नहीं मिल पाते थे, लेकिन उन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। रिया ने तय किया कि शादी के बाद कुछ समय के लिए वह नौकरी नहीं करेगी। वो भी अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय करना चाहती थी। 3 महीने के बाद तैयारियां तो फटाफट में निकल गया 3 महीना, और अब आ गई शादी की घड़ी। रिया अमन की दुल्हन बनकर मंजू जी के घर आ गई। रिया बिल्कुल मंजू जी की परछाई बन गई। हर एक काम बिल्कुल वैसे ही करने लगी जैसे मंजू जी किया करती थी। चंद्रशेखर जी, अमन और आर्यन को लगा ही नहीं कि रिया इस घर में अभी अभी आई है। मंजू जी भी इस बात से काफ़ी खुश थी। समय बीतने लगा। अब हालात कुछ ऐसे हो गए कि घर के हर एक छोटे बड़े निर्णय रिया लेने लगी। आस पड़ोस में होने वाले फंक्शंस में भी निमंत्रण पत्र जो थे, आते तो मंजू जी के नाम पर थे, लेकिन लोग रिया को आने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करते थे। मंजू की भी सारी सहेलियाँ मंजू को मिलने घर आती, तो मंजू से ज़्यादा तो रिया से घुल मिल कर बातें करती। अमन के दोस्तों को भी रिया के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगने लगा था। कुल मिलाकर पूरे परिवार में रिया रिया रिया, बस रिया के ही गुणगान होने लगे। अब भाई, आप तो समझ ही गए होंगे। यह बात मंजू जी को खटकने लगी। ऐसा लगने लगा मानो उनका सिंहासन हिलने लगा है, और कोई क्या, भाई रिया ही है जो उनका ताज छीन कर ले जाने वाली है। इसी उधेड़बुन में उनका स्वभाव बदलने लगा। मंजू अब रिया के हर एक काम में कमियां निकालने लगी। थोड़ी थोड़ी चिड़चिड़ाने भी लगी। घर के किसी भी सदस्य को उनका ये बदला स्वभाव समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन चंद्रशेखर जी शायद थोड़ा थोड़ा समझने लगे थे। जहां मंजू ने रिया के हाथ से किचन की बागडोर अपने हाथों में वापस ले ली और घर के सारे छोटे मोटे निर्णय वो फिर से खुद ही लेने लगी, तब रिया को बहुत अजीब लगने लगा। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर मम्मी जी ऐसा क्यों कर रही हैं। खैर, एक दिन चंद्रशेखर जी ने शांति से, बड़े इत्मीनान से मंजू को अपने पास बुलाया और उसके इस बर्ताव का कारण पूछा। तो मंजू जी ने कहा, हाँ हाँ, अब तो तुम्हें बस तुम्हारी बहू ही अच्छी लगेगी। मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी यूं ही बर्बाद कर दी है ना। तुम लोग तो ऐसे कर रहे हो जैसे इतने साल जो किया वो फिजूल ही था। तब चंद्रशेखर जी ने उन्हें समझाया, मंजू, मैं जानता हूँ तुम गलत नहीं हो, लेकिन तुम्हें ये बात समझनी होगी कि जैसे तुम अपनी गृहस्थी को अपने हिसाब से चलाने का मौका तुम्हें मिला था, अब रिया यानी हमारी बहू, इस घर की लक्ष्मी, उसका वक्त आया है। तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है। जब तुम इस घर में शादी करके आई थी, तो माँ ने भी तो तुमसे कहा था, जैसे चाहो घर को सजाओ। तो तुम अब क्यों नहीं चाहती कि तुम रिया को मौका दो। हाँ,
ये कोई राजनीति नहीं है मंजू, जहाँ तुम एक कुर्सी पर बैठी हो और सारे घर पर हुक्म चलाना चाहती हो। ये तो एक परिवार है। इसमें पहले माँ घर को चलाती थी, फिर तुमने इस घर को चलाया, संवारा, सजाया, और अब तुम्हें खुले मन से इस घर को रिया के हाथों में सौंप देना चाहिए, क्योंकि अब ये उसका हक है। मंजू को ये बात पूरी तरह समझ में आ गई। उसे समझ में आ गया कि अब वक्त आ गया है जब घर की बागडोर उसे रिया को हंसते हंसते सौंप देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा करने से मंजू की जगह उस घर में कम हो जाएगी। ये तो बस समय की मांग है और इसे स्वीकार कर लेना ही हर परिवार के लिए सुखद है। भाई, कहानी तो यहाँ ख़त्म हो जाती है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि कितना गहरा असर हो जाता है जब बहू आ जाती है और सास को लगता है कि मेरी घर में इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई है, मेरी अब कुछ नहीं चलने वाली है, तो बस इसीलिए बहू की हर एक बात पर टोका टिप्पणी शुरू हो जाती है। पर ऐसा होना नहीं चाहिए। अपनी ज़िंदगी जी ली हो, अब दूसरे यानी आपकी बहू बेटे की बारी है, तो क्यों ना खुशी खुशी बड़ा दिल करके उनको उनकी लाइफ को एंजॉय करने दिया जाए। ये मेरी एक बहुत पुरानी लिखी हुई कहानी थी, जो दिल किया आज आप लोग को सुना दूँ, तो बस रिकॉर्ड करके आप लोगों के सामने रख दी। चलिए, तो अब वक्त हो गया है आपसे विदा कहने का। दोबारा आऊँगी फिर से एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय।